द सैयद डायनेस्टी। अब हम लोग बात करेंगे द सैयद डायनेस्टी के बारे में, जो कि वर्ष 1414 से लेकर 1451 तक चला था। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जिस 3 डायनेस्टी की बात कर ली है वो है कौन कौन सा, तो सबसे पहला जो है वो ममलूक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी, दूसरा जो था वो खलजी डायनेस्टी और तीसरा जो था वो तुगलक डायनेस्टी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सैयद डायनेस्टी की, द सैयद डायनेस्टी की, जो वर्ष 1414 से लेकर वर्ष 1451 तक चला। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस नए कक्षा में। और अब मैं बात करने जा रहा हूं द सैयद डायनेस्टी के बारे में, जो कि आप लोगों को आपके क्लास 7 में सोशल स्टडीज के एक चैप्टर नंबर 3 द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के अंतर्गत पढ़ाई करनी है, अपने बोर्ड पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पृष्ठ संख्या 28 पर दिख रहे द सैयद डायनेस्टी के बारे में। सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को यह सारा कुछ दिख रहा है, साथ ही साथ आप इसे अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि सैयद डायनेस्टी के बारे में, years after Taimur left India, his deputy Kher Khan captured the throne and established the Sayyid dynasty in 1414। years after तैमूर लेफ्ट इंडिया, जब तैमूर लंग भारत छोड़कर चला गया। तैमूर लंग क्या था उसके इतिहास के बारे में हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए कि तैमूर लंग तैमूर के भारत छोड़कर जाने के बाद बहुत वर्षों के बाद उसका जो उप था, यानी कि उसके बाद का जो व्यक्ति था जिसका नाम खीर खान था या खिज्र खान था, उसने भारत में एक वंश की शुरुआत की, एक साम्राज्य की शुरुआत की वर्ष 1414 में, और उसका नाम सैयद डायनेस्टी, उसका नाम सैयद साम्राज्य, सैयद वंश रखा गया, SAYYID, सैयद डायनेस्टी, जो कि वर्ष 1414 में फॉर्म किया। ही वॉज नोन फॉर हिज टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी। वो जो था यानी कि खीर खान था, वो अपने टॉलरेंस के लिए, अपने सहिष्णुता के लिए और ह्यूमिलिटी के लिए जाना जाता था। मुबारक शाह सक्सीडेड हिज फादर खीर खान इन 1421, और खिज्र खान के जाने के बाद जो अगला शासक सैयद डायनेस्टी का बना वो उसका पुत्र बना, जिसका नाम मुबारक शाह था 1421 में। हाउएवर ही आल्सो हैड नो रेस्पाइट फ्रॉम सप्रेसिंग रिवॉल्ट। हालांकि उसने भी ज्यादा कुछ किया नहीं, ज्यादा कुछ कार्य करने को उसको मिला नहीं, क्योंकि उसके साम्राज्य में इतना ज्यादा विद्रोह हो रहा था कि उसी को कंट्रोल करने में, उसी को नियंत्रित करने में उसका सारा समय, अधिकांश समय निकल गया। मुबारक शाह वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू महमूद शाह। मुबारक शाह के बाद जो शासक आया सैयद डायनेस्टी में, उसका नाम महमूद शाह था, जो उसका भतीजा था, जो 1434 से 1443 तक शासक बना। ही वाज वीक एंड इनकम्पिटेंट, वो कमजोर और असक्षम था। अपार्ट फ्रॉम अपराइजिंग एंड रिवॉल्ट, ही हैड टू फेस द एलिमेंट ऑफ इंटरनल डिसेसमेंट। अब यहाँ पर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना हो या फिर विद्रोह, इन सारी चीजों को बचाना हो, यह अपने में ही लड़ता रह गया, अपने आप को अपने ही लोगों से बचाता रह गया। महमूद शाह सन एंड सक्सेसर आलम शाह वाज इवन मोर इनकम्पिटेंट। अब इसके बाद जो इसका पुत्र था, जो इसके बाद शासक बना आलम शाह, वह इससे भी ज्यादा असक्षम था। He ascended the throne in 1443, 1443 में यह शासक बना, and took the strange decision to leave Delhi forever, और उसने एक ऐसा निर्णय लिया कि दिल्ली को छोड़कर भाग जाया जाए, and settle in बदायूं, और उसने आज के उत्तर प्रदेश, आज के भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं क्षेत्र में भाग गया वो उस समय। He hastened the fall of सैयद, और माना जाता है कि उसी के कारण से सैयद डायनेस्टी जो है, सैयद साम्राज्य, सैयद वंश जो साम्राज्य जो था, सैयद डायनेस्टी जो था, उसका खात्मा या फिर समाप्ति हो गई, या फिर कहें तो पतन हो गया, क्योंकि शासक था। इसका बाप तो कमजोर और बुजदिल तो था ही, इसका जो ये खुद जो था वो भी इतना ज्यादा इनकम्पिटेंट, इतना ज्यादा अयोग्य, असक्षम, इतना ज्यादा कमजोर था कि वो तो एक कदम और आगे था अपने बाप के। वो तो, उसका बाप तो कम से कम अपने जगह पर रह के
इधर उधर करता रह गया, लेकिन ये तो उस जगह को ही छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर ही भाग लिया और बदायूं आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पृष्ठ संख्या 28 के बाद पृष्ठ संख्या 29 पर, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे अंतिम डायनेस्टी की, जो आप लोगों को इसमें पढ़ना है, या फिर कहें तो द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के कंसेप्ट में आने वाले लास्ट डायनेस्टी की बात की जाएगी अब, और वो है द लोधी डायनेस्टी, यानी कि लोधी डायनेस्टी की बात अब हम लोग करेंगे। 1451 से लेकर 1526 के बीच में ये डायनेस्टी का शासन आता है दिल्ली में। लिखा हुआ है आफ्टर सैयद लेफ्ट, सैयद तो भाग गया, बाकी लोगों को तो भगाया गया, सैयद भाग गया। द एब्सेंस ऑफ पावर गेव अपॉर्चुनिटी टू बहुल लोधी एंड अफगान गवर्नर ऑफ पंजाब। अब भाग गया सैयद, जो अंतिम था उसका शासक, वो भाग गया, दिल्ली से बदायूं चला गया, कोई शासक है ही नहीं, कोई बेहतर शासक है ही नहीं, सब जैसे तैसे चल रहा है। तो वहां पर एक आपदा में अवसर दिख गया, यानी कि जो बहुल लोधी था, जो अफगान गवर्नर था उस समय पंजाब में, भारत के पंजाब में, वो उसको मौका मिला, उसको लगा कि चलो अब यहाँ पर शासन किया जाए, यहाँ पर इस क्षेत्र को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई शासक है ही नहीं। In AD 1451 he didn't only occupied the throne but also suppressed rebellion and established his authority over Sindh and Mewar। और 1451 में इन सारे संभावनाओं को, इन सारे अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इसने, यानी कि बहलूल लोधी ने अपने आप को वहां का राजा, वहां का रूलर घोषित किया, और उसने बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे विद्रोहों को दबाया, बहुत सारे विद्रोहियों को दबाया, और अपने क्षेत्र को, अपने शासन क्षेत्र को सिंध और मेवाड़ तक ले गया, सिंध और मेवाड़ तक इस्टेब्लिश किया, यानी कि इसने एक डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया, एक डायनेस्टी को स्थापित किया जिसका नाम बहलूल लोधी था, और इसने अपने सरनेम के आधार पर लोधी डायनेस्टी को फॉर्म किया, यानी कि यहाँ पर लोधी डायनेस्टी फॉर्म कर जाता है। बहलूल लोधी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी। बहलूल लोधी के बाद जो उसका पुत्र है सिकंदर लोधी, वो राजा बनता है, वो शासक बनता है, जिसका वास्तविक नाम निजाम खान था, इन एडी 1489। ये सारी बातें जो है वर्ष 1489 की है। ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, और सिकंदर लोधी को, जिसका नाम निजाम खान था, उसको माना जाता है कि लोधी डायनेस्टी के जितने भी शासक हुए उसमें सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा सक्षम, सबसे ज्यादा बेहतर था। He annexed जौनपुर and Bihar and brought the entire region of Gangetic Plain under his control। इसने बहुत सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण किया, जिसमें जौनपुर जो आज भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में है, बिहार जो भारत देश का एक राज्य है, और इसने गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक पठार के भी बहुत सारे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया। सिकंदर लोधी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी इन 1815-17, और सिकंदर लोधी के जाने के बाद इब्राहिम लोधी जो है 1517 में लोधी वंश को आगे ले गया। इब्राहिम लोधी फेस्ड अ नंबर ऑफ रिबेलियन, इब्राहिम लोधी को बहुत सारे विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। फाइनली अंततः आलम खान द सुल्तान्स अंकल एंड दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू इन्वेड इंडिया। और ये सारी चीजें होने के बाद इब्राहिम लोधी, और इन सारी चीजों को दिक्कत होने के बाद इब्राहिम लोधी का जो चाचा था, जिसका नाम आलम खान था, और दौलत खान लोधी जो कि उस समय पंजाब का गवर्नर था, उसने बाहर से एक व्यक्ति जिसका नाम बाबर था, जो कि काबुल का रूलर था, उस समय काबुल का शासक था, उसको आमंत्रण दिया, उसको निमंत्रण दिया कि तुम आओ और तुम भारत पर शासन करो, अब तुम जो है भारत को लूटो अपने तरीके से, अब तुम भारत को चलाओ। यानी कि लोधी डायनेस्टी के खात्मे के बाद बाबर का आना जो है वो भारत में हुआ, यानी कि इन लोगों ने निमंत्रण दिया, लोधी वालों ने ही निमंत्रण दिया। In the first battle of Panipat fought in 1526, बाबर defeated and killed इब्राहिम लोधी। और पहले बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत एक क्षेत्र है जो भारत देश के अभी हरियाणा राज्य का हिस्सा है, तो वहीं पर उस समय बाबर आया इन लोगों के बुलाने के बाद, और इब्राहिम लोधी जो उस समय शासक था, लोधी डायनेस्टी का अंतिम शासक जो था, वो
बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के साथ उसको लड़ाई लड़नी पड़ी और जिसमें बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मार दिया। दिस इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, और इसके बाद मुगल शासन की शुरुआत जो है वो भारत में हो गई, या फिर इसी को माना जाता है कि यहीं से मुगल शासन के शुरुआत हो गई, यानी कि शुरुआत का नींव रख दिया गया लोदी डायनेस्टी के बाद। इब्राहिम लोदी को हराने और मारने के बाद बात आ गई बाबर की, यानी कि बात आ गई मुगलों की। हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले ममलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन आया, तो खलजी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी के बाद बात आ गई तुगलक डायनेस्टी की, तुगलक डायनेस्टी के बाद हम लोगों ने किसकी बात की, सैयद डायनेस्टी की बात की, और सैयद डायनेस्टी के बाद जो बात आई वो लोदी डायनेस्टी की, और लोदी डायनेस्टी के बाद मुगल रूल की बात आएगी, जो मुगल रूल अभी हम लोग को इस अध्याय में नहीं पढ़ना है, आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि जो सुल्तान का जो शासन था, जो प्रशासन था, वो कैसा था, इसमें कौन कौन सी चीजें हुआ करती थी, सुल्तान जो है वो कैसे क्या काम करता था, डिवीजन ऑफ एम्पायर के बारे में हम लोग देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, फैक्ट फाइल देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को देखनी है, हम लोग देखेंगे। और इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हम लोगों को मिलना होगा अगली कक्षाओं में। तो अब हम लोग इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।